पूरी दुनिया में इस समय किसी चीज की चर्चा है तो वो है ट्रंप। राष्ट्रपति बने हुए ट्रंप को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अपने पद को संभालते ही ट्रंप ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मालूम हो कि हाल ही में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक मुलाकात हुई थी, जिसकी विश्व भर में चर्चा है, जहां दोनों नेता जमकर लड़ते हुए दिखाई दिए। उनकी लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और फिर ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को दी जा रही हर प्रकार की मदद देने से इनकार कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर शांति की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप इजराइल से करीब आते दिखाई देते हैं। दोनों देशों के प्रति ट्रंप की नीति काफी अलग अलग दिखाई दे रही है, जो ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप के रिश्ते काफी मजबूत हैं। नेतन्याहू ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनसे मिलने वाले पहले विदेशी नेता थे। ट्रंप ने अमेरिका इजराइल संबंधों को अटूट बताया, जबकि नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त कहा। ट्रंप ने गाजा को कब्जाने और इसे मध्य पूर्व का रिवेरा बनाने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे नेतन्याहू ने चुपचाप सुना था। इसके बाद ट्रंप ने गाजा के तट पर शानदार बिल्डिंग और बीच पार्टी का एक एआई वीडियो भी शेयर किया था, जिस पर भी जमकर बवाल हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद ही इजराइल को $12 अरब के आर्म्स डील्स की मंजूरी दी थी, जिसमें $4 अरब की फास्ट ट्रैक सैन्य सहायता भी शामिल थी। इस सहायता को अमेरिकी विदेश मंत्री ने इमरजेंसी अथॉरिटी के तहत अप्रूव किया था और बिना कांग्रेस की समीक्षा किए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने की बात भी दोहराई थी, जो इजराइल के लिए एक बड़ा लाभ साबित हुई। ऐसे में देखा जाए तो दूसरी ओर यूक्रेन के साथ ट्रंप के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कभी भी अमेरिका का धन्यवाद नहीं किया, जिसके बाद इसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जताई और बाद में ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस से निकलने का निर्णय किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं, और तो और रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की अपील की। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉमेडियन और बिना चुनाव के तानाशाह कहकर आलोचना भी की है। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक अप्रत्याशित युद्ध में अरबों डॉलर खर्च करने के लिए मजबूर किया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस और अमेरिका के बीच वार्ता से यूक्रेन को बाहर रखना चाहिए ताकि इससे युद्ध समाप्त हो सके, जिसका ज़ेलेंस्की ने फिर से जमकर विरोध किया था। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ट्रंप इजराइल को लगातार अपने करीब रख रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार कितने ज्यादा जरूरी हैं। इस कदम को ट्रंप ने यह कहकर जस्टिफाई किया है कि हम देखना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की सच में शांति चाहते हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि रूस ने 3 साल पहले जब से यूक्रेन में जंग छेड़ी थी, तब से अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा देश था। अब अगर एक नजर आंकड़ों पर डालें तो अमेरिका 3 तरीकों से यूक्रेन की मदद करता है। पहला तरीका है सीधे राष्ट्रपति पद से दी जाने वाली राशि, दूसरा विदेश मंत्रालय के फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसेस के जरिए, और तीसरा है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव यानी कि USAI के जरिए। प्रेसिडेंशियल ड्रॉ डाउन अथॉरिटी के तहत सीधे राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली फंडिंग अमेरिकी सेना को यूक्रेन को सैन्य आपूर्ति भेजने के लिए अपने भंडार से धन निकालने की अनुमति देती है। BBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस फंड में लगभग $3.85 अरब की शेष राशि है। व्हाइट हाउस ये निर्णय लेता है कि इस सहायता को जारी रखना है या फिर नहीं। इसके अलावा यूक्रेन के लिए विदेश मंत्रालय की फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसेस के तहत $1.5 अरब की अलग राशि भी उपलब्ध है, जिसे यूक्रेन को अनुदान या सीधे कर्ज के रूप में जारी किया जा सकता है। वहीं इस फंडिंग की समीक्षा विदेश मंत्री मार्को रूबियो कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव भी यूक्रेन को सीधे अमेरिकी निर्माताओं से सैन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी फंड प्रदान करती है। अमेरिकी सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज के मुताबिक 20 जनवरी 2025 तक, यानी ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दिन तक, अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $6.9 अरब की सैन्य सहायता प्रदान की है। इस बयान के अनुसार अमेरिका ने अगस्त 2021 से लेकर जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली फंडिंग को 55 बार यूक्रेन की सैन्य सहायता के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी कुल राशि लगभग $27.688 अरब है।
वहीं फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के तहत यूक्रेन को 4.65 अरब डॉलर की मदद भी मिली है। अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दिए गए हथियारों की बात करें तो इसमें भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अमेरिका ने यूक्रेन को हॉक एयर डिफेंस सर्विस, 40 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, 200-155 mm होविट्जर्स, 70-105 mm होविट्जर्स, 31 अब्राहम टैंक, 45 T-72B टैंक्स, 20 Mi हेलीकॉप्टर्स, 2 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल प्रदान की है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को इलेक्ट्रिक उपकरण, मेडिकल सामग्री, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, ठंड से बचने का सामान, हथियारों और अन्य उपकरणों के कलपुर्जे समेत कई अहम सहायता भी पहुंचाई है। हालांकि अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में यूक्रेन को रूस के अंदर सीमित हमलों के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दी थी। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इस समय अमेरिका समेत कुल 50 देश यूक्रेन को मदद प्रदान कर रहे हैं। अब ऐसे में जब अमेरिका ने यूक्रेन को किसी भी तरीके की सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब यूक्रेन के लिए रूस से लड़ने में काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है। तो इस पूरी जंग में आगे क्या कुछ होने वाला है, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। बाकी आप देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ।